नमस्कार साथियों, मैं योगेश महरिया महरिया क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956। 1956 से संबंधित हम बात करेंगे। इस अधिनियम में कितनी धाराएं हैं, यह अधिनियम कब लागू हुआ, इससे मुख्य संबंधित मुख्य प्रावधानों के बारे में इस कक्षा में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए मेरे साथियों, बिना किसी औपचारिकता के टू द पॉइंट एग्जाम के दृष्टिकोण से जितने भी आपके सवाल बनते हैं उन सभी को कवर करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले आज की हमारी हेडिंग अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956। देखो साथियों, सबसे पहला ही सवाल आपसे यही पूछा जाएगा कि अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम कब पारित हुआ। तो आपको याद रखना है 1956 में ये अधिनियम बना था और पारित हुआ था। चलिए सबसे पहले तो हम बात करें इसके अन्य नाम, यानी कि अब एग्जामिनर आपसे जो है अन्य नामों के बारे में बात करेगा। अन्य नाम अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम 1956। इसी प्रकार अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956। इसी प्रकार अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम 1956। इसी प्रकार अनैतिक व्यापार प्रतिषेध अधिनियम 1956। साथ में मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे प्रिय साथियों, मैं यहाँ आपको बता दूं, इससे पहले इस अधिनियम का कुछ अन्य नाम था, उसको भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। स्त्रियों व लड़कियों का अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम 1956। ठीक है, तो इससे संबंधित इस प्रकार के सवाल आपसे, ये इनमें से कोई भी आपके एग्जाम में आ जाएगा और पूछेगा कि अधिनियम कब पारित हुआ, तो आपको याद रखना ये इसी अधिनियम की बात कर रहा है, इसको थोड़ा घुमा फिरा के आपसे पूछ रहा है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं, ये एक्ट राजपत्र में कब प्रकाशित हुआ। एक्ट राजपत्र में प्रकाशित हुआ था 30 दिसंबर 1956 को। हम बात करें एक्ट कब प्रारंभ हुआ, कब लागू हुआ, तो आपको याद रखना है एक्ट लागू हुआ था उसी दिन जिस दिन ये राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। यानी कि इसकी धारा 1 के अंदर जो तीसरा पॉइंट है प्रारंभ होने का, वो इसी बात का प्रावधान करता है कि यह तुरंत प्रभाव से लागू होगा। चलिए साथियों, यहाँ से आगे जो इसमें एक और आपकी जो कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं वो एक्ट की प्रकृति। अगला सवाल बनता है कि इस एक्ट की प्रकृति कैसी है, तो इस एक्ट की प्रकृति है सांविधिक, यानी कि संसद के द्वारा पारित किया गया एक अधिनियम है। ठीक है, आगे हम बात करें तो एक्ट में संशोधन, पहले हम बात कर लेते हैं एक्ट में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है।
तो एक्ट में अब तक 2 बार संशोधन हो चुका है, एक तो 1978 व दूसरा 1986 के अंदर। ठीक है, तो आपके इसमें 2 बार अब तक हम बात करें संशोधन हो चुका है। अब हम बात करें एक्ट में कितनी धाराएं हैं, माफ़ कीजिएगा पहले हम अध्याय की बात कर लेते हैं। एक्ट में कितने अध्याय हैं, तो 0। आगे हम बात करें एक्ट में कितनी धाराएं हैं, तो आपको यहाँ पर याद रखना है इस एक्ट में टोटल 25 धाराएं हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपके जो सवाल बनते थे वे सभी आपके यहाँ से क्लियर हो गए। एक बार आप फटाफट से इनका रिवीजन कर ले। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956। तो अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम कब बना? 1956 में। ठीक है, इसके अन्य नाम अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम, रोकथाम अधिनियम, दमन अधिनियम, इसके साथ में स्त्रियों का लड़कियों का अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम 1956 इसका मूल नाम था। बाद में इसका नामकरण चेंज किया था साथियों। ठीक है, 1986 में। चलिए आगे हम बात करते हैं। एक्ट में राजपत्र में प्रकाशित कब हुआ था? 30 दिसंबर 1956 को, और उसी तिथि से ये तुरंत प्रभाव से प्रवृत्त हो गया था, लागू हो गया था। इस एक्ट की अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम की प्रकृति है सांविधिक। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन में होगा संवैधानिक, सांविधिक, कानूनी या कुछ भी हो सकता है, तो आपको याद रखना सांविधिक। अब हम बात करें एक्ट में संशोधन हुआ अब तक कितनी बार हुआ? अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम में कितनी बार संशोधन हुआ? 2 बार। कब कब हुआ? 1978 में और 1986 में। आगे हम बात करें अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम में कितने हम बात करें अध्याय हैं? 0। और हम बात करें अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम में कितनी धाराएं हैं? 25 धाराएं हैं। तो अब साथियों यहाँ से हम आगे बात करेंगे, ये जो 25 धाराएं हैं, इन 25 धाराओं की हेडिंग के बारे में अब हम प्रावधान करेंगे। यानी कि ये 25 धाराएं, तो मुख्य रूप से पहले हम इन 25 धाराओं को पढ़ेंगे और फिर इनसे संबंधित जो भी प्रावधान हमारे दिए गए हैं उन सभी के बारे में हम विस्तृत रूप से बात करेंगे। तो चलिए टू द पॉइंट 25 धाराओं के बारे में बात करते हैं आज की कक्षा में। धारा 1 के बारे में यदि हम बात करें तो संक्षिप्त नाम क्या होगा? तो हम बात करें अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956, यही इसका संक्षिप्त नाम है। विस्तार तो हम बात करें संपूर्ण भारत में है। प्रारंभ की तिथि मैंने आपको बताई 30 दिसंबर 1956। परिभाषाएं, इसमें बहुत सारी परिभाषाओं का उल्लेख है साथियों। जैसा कि मैं यहाँ बताऊँ आपको, यहाँ पर एक तो बालक की परिभाषा इसमें बताई गई है, एक इसमें अवयस्क की परिभाषा यहाँ बताई गई है, एक इसमें हम बात करें वयस्क की परिभाषा बताई गई है, सार्वजनिक स्थल की परिभाषा बताई गई है, वेश्यावृत्ति की परिभाषा इसमें बताई गई है, और हम बात करें वेश्यावृत्ति या वेश्यावृत्तियाँ के लिए जो गृह वगैरह नियोजित किए जाते हैं उनकी परिभाषाओं के बारे में। यानी कि बहुत सारी परिभाषाएं जो इस एक्ट के अनुसार जरूरी है उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है साथियों, आगे हम बात करेंगे धारा 3, मुख्य रूप से धारा 3 वेश्यागृह चलाने या परिसरों को वेश्यागृह के रूप में प्रयुक्त करने देने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। यानी कि वेश्यागृह चलाने के लिए दंड का प्रावधान, या ऐसा कोई परिसर जिसको वेश्यागृह के रूप में प्रयुक्त करने के लिए, वहाँ वेश्यागृह चलाने के लिए कोई व्यक्ति देता है तो उसके लिए भी क्या होगा? दंड का प्रावधान होगा। चाहे वो मालिक हो, चाहे किसी के द्वारा उसे रेंट पे लिया गया हो, उसे भी दंड का प्रावधान है। जो उसका मालिक होगा उसे भी है, जो उसका भूस्वामी, स्वामी हम बात करें किसी एजेंट के थ्रू तो उसे भी। चलिए, वेश्यावृत्ति के उपार्जनों पर जीवन निर्वाह के लिए दंड। देखो साथियों, धारा 4 इस बात का प्रावधान करती है। इस धारा के अनुसार जो भी व्यक्ति, यानी कि वेश्यावृत्ति के माध्यम से जो पैसा कमाया जाता है, वेश्यावृत्ति के माध्यम से उस पैसे पर जो व्यक्ति जीवन निर्वाह करता है और लोगों से वेश्यावृत्ति करवाता है, तो उसके लिए क्या होगा? दंड का प्रावधान किया गया है। आगे हम बात करें धारा 5, व्यक्ति को वेश्यावृत्ति के लिए उपाप्त करना और ले जाना। यानी कि आपने कई बार देखा होगा, सुना होगा कुछ लोगों से, या समाचार पत्रों के माध्यम से आपने जब भी देखा होगा कि आजकल ये वेश्यावृत्ति का जो नया ट्रेंड है कि जो वेश्यावृत्ति के लिए क्या किया जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनको ले जाना, उपाप्त करना। ठीक है, यानी कि हम कहें किसी स्थान विशेष पर उनको ले जाना और ये ऐसा काम करवाना, तो ये धारा 5 के अंदर जो है दंडनीय अपराध है। चलिए आगे बात हम करते हैं।
धारा 6 बात करता है किसी व्यक्ति को ऐसे परिसर में निरुद्ध करना जहां वेश्यावृत्ति की जाती है। यानी कि किसी व्यक्ति को निरुद्ध करना, काम पर लगाना भी हो सकता है, किसी व्यक्ति को वहां पर उनके संरक्षण के लिए देखरेख करने के लिए, या एजेंट के रूप में, या किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति यानी कि ऐसे परिसर में उनको निरुद्ध करेगा जहां पर वेश्यावृत्ति की जाती है, तो वो भी क्या है, दंड का भागी होगा। ये भी एक अपराध है। चलिए धारा 7 प्रावधान करती है सार्वजनिक स्थान, यानी कि पब्लिक प्लेसेस। आप सभी जानते हैं सार्वजनिक स्थान कौन से हैं, यानी कि जो जनता के उपयोग के लिए हैं। चलिए, या उसके समीप वेश्यावृत्ति की जाती है, तो ये भी, या कोई व्यक्ति करवाता है तो वो दंडनीय अपराध होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं धारा 8। धारा 8 किस बात का प्रावधान करती है, वेश्यावृत्ति के प्रयोजनों के लिए विलुप्त करना या याचना करना। यानी कि जितने भी हम बात करें सार्वजनिक स्थल हैं उसके आसपास कोई व्यक्ति अंग विक्षेप करता है, ठीक है, इशारे करता है, कि हम बात करें याचना करना यहाँ पर, यानी कि वेश्यावृत्ति करने के लिए किसी प्रकार के इशारों का सहारा लेता है, किसी प्रकार के शब्द वो बोलता है, किसी व्यक्ति के साथ इस प्रकार की छेड़छाड़ की जाती है सार्वजनिक स्थलों या उसके आसपास के क्षेत्र में, तो ये सब क्या है, याचना के अंदर आता है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। धारा 8 में वेश्यावृत्ति की याचना को बताया गया है। चलिए आगे हम बात करें धारा 9। धारा 9 में अभिरक्षा के व्यक्ति को विलुप्त करना। देखिए, यानी कि यदि कोई व्यक्ति, जिस व्यक्ति की अभिरक्षा में किसी व्यक्ति को रखा गया है, ठीक है, उस व्यक्ति के द्वारा उस अभिरक्षा में जिस व्यक्ति के पास रखा गया है, यानी कि जो अभिरक्षक है उसके द्वारा उस व्यक्ति से क्या किया जाता है, वेश्यावृत्ति करवाई जाती है या उसमें सहयोग प्रदान करता है, तो ऐसे व्यक्ति को भी क्या होगा, दंड का प्रावधान होगा। कई बार आपने देखा होगा कि जैसे कोई संस्था होती है और उस संस्था के अंदर वेश्याओं को वहाँ पर रखा जाता है, तो वो जो अभिरक्षक होता है, संरक्षक होता है, वही उनसे वो गलत काम करवाता है, तो ऐसी परिस्थिति में उसके लिए यहाँ पर दंड का प्रावधान है साथियों। धारा 10 को समाप्त कर दिया गया है साथियों वर्तमान में, इसमें पहले कुछ अलग प्रावधान थे। आगे हम बात करें धारा 10 के सुधार संस्था में निरोध करना। देखिए साथियों, यहाँ पे सुधार संस्था में निरोध करने का मतलब ये है कि जिन वेश्याओं को हम बात करें छुड़ाया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, या किसी भी माध्यम से जब पुलिस के द्वारा उसे न्यायालय में पेश किया जाता है, तो उसकी मानसिक शारीरिक उसकी जो स्थिति होती है, उसका हम कहें मानसिक स्थिति कैसी है, स्वास्थ्य सही है या नहीं है, ऐसी परिस्थितियों में उसके स्वास्थ्य और उसको सही करने के लिए किसी संस्था विशेष में कुछ समय के लिए निरोध किया जा सकता है कि उसका जो है इलाज चल सके, वो व्यक्ति स्वस्थ हो सके। हो सकता है लगातार वेश्यावृत्ति का काम करने से किसी का मानसिक स्वास्थ्य खराब हो गया हो, शारीरिक स्वास्थ्य खराब हो गया हो, या अन्य किसी प्रकार की कोई बीमारी हो गई हो, तो ऐसी परिस्थितियों में उसे सुधार संस्था में निरोध किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं यहाँ तक कि आपकी जो 1 से लेकर 10 धाराएं आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, और अगली जो हमारी वैसे कक्षा होगी उसमें हम इसके ऊपर विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए अब हम इसके बाद में अगली धाराओं की बात करते हैं। धारा 11 में प्रावधान किया गया है तत्पूर्व सिद्ध दोष। इसका अर्थ है साथियों, देखिए, पहले जिसे अपराध के लिए दोष सिद्धि मिल चुकी है, अर्थात दंड का प्रावधान किया जा चुका है, जिसका दोष सिद्ध हो चुका है, जो जेल जा चुका है, ऐसे अपराधियों की सज़ा पूरी होने के बाद में उनके पते की सूचना जो है संबंधित न्यायालय या पुलिस स्टेशन में दी जाएगी। ठीक है, कि दोबारा वो ऐसा काम तो कहीं वापस नहीं करने लग गए हैं। ठीक है, धारा 12 को समाप्त किया जा चुका है वर्तमान में। आगे हम बात करें, धारा 13 प्रावधान करती है विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान, और साथ में सलाहकार निकाय की स्थापना का प्रावधान करती है। आगे हम बात करें धारा 14। धारा 14 अपराधों के संज्ञान लेने से संबंधित है, यानी कि कौन सा न्यायालय इस प्रकार के अपराधों का संज्ञान ले सकता है और किस न्यायालय के द्वारा इस प्रकार के अपराधों की सुनवाई की जाएगी, वे तमाम प्रावधान धारा 14 के अंतर्गत हैं साथियों। आगे हम बात करते हैं धारा 15। धारा 15 में प्रावधान किया गया है कि बिना वारंट के भी तलाशी ली जा सकती है, और बिना वारंट के तलाशी
ली जाएगी किसके नेतृत्व में, यानी कि कोई भी जो सब इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी है वो और इससे ऊपर का कोई भी अधिकारी इस प्रकार की तलाशी ले सकता है। चलिए आगे हम बात करते हैं। इस तलाशी के दौरान अगर जो नाबालिग बच्चे या महिलाएं या व्यक्ति जो भी मिलते हैं उनको छुड़ाना उस अधिकारी की प्राथमिकता होगी, और हम बात करें साथ में उसको सक्षम न्यायालय के समक्ष तुरंत प्रभाव से पेश करना इनकी जिम्मेदारी होगी। तो धारा 16 प्रावधान करती है व्यक्ति को वेश्यावृत्ति से छुड़ाना या वेश्यागृह से छुड़ाना। चलिए आगे हम बात करते हैं धारा 17। धारा 17 में प्रावधान किया गया है कि धारा 15 के अधीन हटाए गए, ठीक है, तथा धारा 16 के अंतर्गत छुड़ाए गए व्यक्तियों की अंतःकालीन अभिरक्षा, ठीक है, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो धारा 15 के अंतर्गत वहां से हटाए गए हैं, किसी स्थान विशेष पर जहां वो वेश्यावृत्ति कर रहे थे वहां से उनको हटाया गया है, गिरफ्तार किया गया है। साथ में धारा 16 के अंतर्गत जो नाबालिग थे जिनके जबरदस्ती वेश्यावृत्ति करवाई जा रही थी उनको वहां से छुड़ाया गया है। तो उनकी जो अंतःकालीन अभिरक्षा है उनको कहाँ रखा जाएगा, इसके संदर्भ में ये प्रावधान किए गए हैं साथियों। आगे हम बात करें धारा 17 के, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। धारा 17 के धारा 16 के अंतर्गत छुड़ाए गए व्यक्तियों को माता पिता या संरक्षकों के अधीन रखने के पूर्व पालन की जाने वाली शर्तें, यानी कि धारा 16 के अंतर्गत मान लीजिए कोई व्यक्ति नाबालिग है, बालक है, अवयस्क है, ऐसे व्यक्ति को वहां से छुड़ाया गया है तो वो व्यक्ति डिमांड कर सकता है कि साहब मुझे अपने माता पिता के पास जाना है, या माता पिता कह सकते हैं कि ये व्यक्ति हमारा बच्चा है साहब हम इसे अपने पास रखेंगे, या जो भी उसके संरक्षक हैं इस प्रकार की डिमांड करते हैं तो उनके पास अधीन उनको रखने के लिए इजाज़त तो मिल सकती है, लेकिन उससे पहले कुछ शर्तों की पालना करना माता पिता या संरक्षक के लिए अनिवार्य है। तो ये शर्तें जो कंडीशंस हैं इनका प्रावधान धारा 17 के अंतर्गत किया गया है साथियों। तो अब तक हमने 17 धाराओं के बारे में बात कर चुके हैं। आगे की धाराओं के बारे में अब हम बात करते हैं साथियों। चलिए फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे की धाराओं के बारे में बात करेंगे। धारा 18, तो धारा 18 में प्रावधान किया गया है वेश्यागृह को बंद करना और परिसरों से अपराधियों की बेदखली। देखो साथियों, यहाँ पर यदि मजिस्ट्रेट के सामने ऐसी बात निकल कर आती है, किसी व्यक्ति के द्वारा कंप्लेन की जाती है कि सार्वजनिक स्थान से 200 मीटर के अंदर कोई ऐसा वेश्यागृह संचालित किया जा रहा है, तो उसके संदर्भ में जांच की जाती है और पाया जाता है कि यदि वह रिपोर्ट सही है तो ऐसे वेश्यागृह को बंद किया जा सकता है या उसे क्रूट करने के आदेश मजिस्ट्रेट दे सकता है, या संबंधित मकान मालिक से पूछा जा सकता है कि भाई आपको इस संबंध में जानकारी थी और आपने इसको पहले क्यों नहीं हटाया। साथ में हम बात करें वहाँ पे जो इस प्रकार से मजिस्ट्रेट संबंधित व्यक्ति की बातें सुनने के बाद यदि उसकी बातों से सहमत होता है तो उसे टाइम दे सकता है और कह सकता है कि 7 दिन के अंदर आप संबंधित व्यक्ति से ये मकान खाली करवा लें, ठीक है। तो परिसरों से क्या हो जाएगी, अपराधियों की क्या हो जाएगी, बेदखली, यानी कि जो वेश्यावृत्ति का काम करते हैं उनसे 7 दिन के अंदर ये खाली करवा लिया जाएगा, या न्यायालय के द्वारा भी इस प्रकार से इसको खाली करवाया जा सकता है साथियों। साथ में यहाँ पर एक और चीज़ है कि इसके बाद में जो भी मकान घर वगैरह है उसको किराए पर देने से पहले मकान मालिक को मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी पड़ेगी, यानी कि इसके अंदर जो बाकी प्रावधान है हम उनको मुख्य रूप से विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। आगे हम बात करते हैं धारा 19 किस बात का प्रावधान करती है। धारा 19 प्रावधान करती है सुरक्षा गृह में रखे जाने या न्यायालय द्वारा देखरेख या संरक्षण प्रदान करने के लिए आवेदन, यानी कि जिस व्यक्ति को वेश्यावृत्ति करते हुए पकड़ा गया है, यानी कि जिसको अब निरोध किया गया है, तो उस व्यक्ति को हम बात करें वह व्यक्ति सुरक्षा गृह में रखे जाने के लिए आवेदन कर सकता है, या ऐसा कोई संस्था जहां पर न्यायालय द्वारा देखरेख की जाती है या न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को नियुक्त किया गया है देखरेख करने के लिए तो उसके लिए आवेदन कर सकता है। साथ में संरक्षण प्रदान करने के लिए भी वह व्यक्ति आवेदन कर सकता है साथियों, ठीक है। लेकिन यहाँ आवेदन कौन करेगा, जो वेश्यावृत्ति से संबंधित है, ठीक है, उसी के लिए सारे प्रावधान है। चलिए अगली धारा में हम बात करते हैं धारा 20, वेश्या का किसी स्थान से हटाया जाना।
इसका अर्थ भी सेम साथियों ऐसा ही है। यदि किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा, किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई कंप्लेन की जाती है कि साहब इस स्थान विशेष पर कोई वेश्या निवास करती है किसी मकान, कमरे या घर में, तो प्रारंभ में उसकी जांच की जाती है और उसे जो है कोर्ट में हाजिर होने का नोटिस जारी किया जाता है और उससे पूछा जाता है, और यदि वह स्वीकार कर लेती तो ठीक, और यदि जांच में यह सिद्ध हो जाता है कि वह ऐसा कार्य कर रही है तो मजिस्ट्रेट के द्वारा उसे ये फैसला सुनाया जा सकता है कि वह संबंधित स्थान खाली कर दे, छोड़ दे। ठीक है साथियों, आगे हम बात करें धारा 21। धारा 21 में संरक्षा गृह का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार ऐसे कितने भी सुरक्षा गृह स्थापित कर सकती है जितनी उसको आवश्यकता होगी। ठीक है, ये राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त होंगी, जो किसके लिए होंगे? वेश्यावृत्ति करने वाले लोगों के जीवन सुधार के लिए इनकी स्थापना की जाएगी। आगे हम बात करते हैं धारा 21 के अभिलेखों का पेश किया जाना, यानी कि जितने भी सुरक्षा गृह स्थापित किए जाएंगे वे अपने सभी जो विवरण है वो लिखित रूप में रखेंगे, और जब भी न्यायालय द्वारा अपेक्षा की जाएगी तो वो संपूर्ण जानकारी दस्तावेज के माध्यम से न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। आगे हम बात करते हैं धारा 22। धारा 22 में है विचारण, यानी कि इस मामले क्या सुनवाई कौन करेगा। तो मैं आपको बता दूं वही जो हमने पिछले अधिनियम में पढ़ा था, महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट के अतिरिक्त अन्य अवर, यानी कि उससे निचली पंक्ति का कोई भी मजिस्ट्रेट इस प्रकार के मामले की सुनवाई नहीं करेगा। चलिए आगे हम बात करते हैं धारा 22 के विशेष न्यायालय स्थापित करने की राज्य सरकार की शक्ति। आगे हम बात करें 22 कै डबल ए भी आप इसको कह सकते हैं, केंद्र सरकार की विशेष न्यायालय स्थापित करने की शक्ति। आगे हम बात करें धारा 22 ख मामलों का संक्षिप्त विचारण करने की न्यायालय की शक्ति, यानी कि राज्य सरकार इस संदर्भ में हम कहें किसी भी व्यक्ति को अतिरिक्त भार सौंपकर जो न्यायपालिका से संबंधित हो, न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में काम कर रहा हो, उसे संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति प्रदान कर सकती है। तो साथियों यहाँ तक के हमने धारा 22 ख तक के प्रावधान पढ़ लिए। तो चलिए आगे हम धारा 23, 24, 25 के बारे में बात कर लेते हैं। धारा 23 नियम बनाने की शक्ति। राज्य सरकार इस अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है। साथ में हम बात करें धारा 24 अधिनियम का कुछ अन्य अधिनियमों का अल्पीकरण न होना, अर्थात हम बात करें इस अधिनियम के जो भी प्रावधान हैं वो किसी अन्य अधिनियम के प्रावधानों को ओवरलैप नहीं करेंगे, उनका अल्पीकरण नहीं करेंगे। अगली बात धारा 25। तो धारा 25 में निरसन एवं व्यावृत्तियाँ। निरसन मतलब किसी राज्य विशेष में, इसमें क्या प्रावधान किए गए इस धारा में, किसी राज्य विशेष में हम बात करें अनैतिक व्यापार निवारण से संबंधित कोई भी पहले अधिनियम कानून बनाया गया है उस राज्य विशेष में, तो वे सभी जब ये अधिनियम लागू होगा जिस स्थिति से, उस स्थिति से वे सारे अधिनियम कानून क्या होंगे, निरसित हो जाएंगे, अर्थात समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, व्यावृत्तियाँ यानी कि समाप्त होने के बाद में फिर भी इसमें कुछ ऐसी चीज़ें जो उस अधिनियम के अंतर्गत किसी प्रकार के रजिस्टर मेंटेन किए जा रहे थे, किसी प्रकार का विवरण जो रखा जा रहा था वो रखा जाएगा लगातार जब तक कि वो इस अधिनियम में बनाए गए कानूनों से टकराव की स्थिति में नहीं आएगा, टकराएगा नहीं, तब तक ऐसे विवरण निरंतर रूप से जारी रखे जा सकते हैं। तो इस प्रकार के प्रावधान कुछ इस अधिनियम में किए गए हैं साथियों। तो इसके बारे में अब हम धारा 1 से लेकर 25 तक विस्तृत रूप से अगली कक्षाओं में बात करेंगे। हमने मुख्य रूप से अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 से संबंधित जो मुख्य प्रावधान, मुख्य सवाल प्रथम कड़ी में बनते थे उनको हमने समझने का प्रयास किया है। इस कक्षा का उद्देश्य यही था कि सीधा आपसे यदि वो एग्जामिनर यह पूछ लेता है कि अधिनियम का कुछ अन्य अधिनियमों का अल्पीकरण न करने का प्रावधान कौन सी धारा में है, तो धारा 23, धारा 24 हमें याद रखना है। साथ में हम बात करें नियम बनाने की शक्ति किस धारा के अंतर्गत अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम में प्रदान की गई है, तो धारा 23। इसी प्रकार से आपके सामने किसी भी धारा से संबंधित कोई भी सवाल पूछा जा सकता है, इसलिए हम ये कहते हैं कि प्रथम कड़ी के सवाल हैं। अब आपके जो आंतरिक रूप से सवाल बनते हैं, यानी कि इस अधिनियम को हम विस्तृत रूप से अगली कक्षा में पढ़ने वाले हैं। तो साथियों, उम्मीद करता हूं आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा, चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं। तो
तो यदि आपको हमारी अध्ययन सामग्री और हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप सभी से निवेदन है, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट करें और अधिक से अधिक लोगों के साथ जो है शेयर करने के प्रयास करें, जिससे इस ऑनलाइन कक्षाओं का जो उद्देश्य है वो सफल हो सके। तो एक बार पुनः इस अधिनियम के साथ उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए आप सभी से विदा लेना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत मेरे साथियों।